हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशन यूजिंग स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल मतलब हमारे शरीर में कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कि जो दूसरे कोई भी बॉडी सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसे सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं। ये स्टेम सेल्स का यूज करके दुनिया में फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशन कहाँ हुआ है, क्या है। तो इंग्लैंड में एक हार्ट सर्जन है, उन्होंने ये ऐसा स्टेम सेल्स को लेके वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशन किया है और उन्होंने प्लासेंटा के स्टेम सेल को यूज किया था। प्लासेंटा का मतलब है कि जब भी फीटस वूम में होता है तो उस वक्त वूम के मतलब फीटस के आजू बाजू में, ये जैसे फीटस है तो उसके आसपास में कुछ लिक्विड होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो लिक्विड है इसे प्लासेंटा कहते हैं और इसमें भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये स्टेम सेल्स का यूज करके ऐसा ऑपरेशन एक हार्ट सर्जन ने किया है, मतलब कि ये हार्ट सर्जरी की गई है। देखते हैं कौन सी टेक्निक यूज की है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने स्टेम सेल स्कैफोल्डिंग टेक्निक का यूज किया है और ये टेक्निक ऐसी है कि ये एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म है टिश्यू बिल्डअप करने के लिए। मतलब कि कोई भी टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसे, मतलब कि स्टेम सेल का यूज करके एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया जाता है और ये टेम्पररी प्लेटफॉर्म की मदद से ये स्टेम सेल को टिश्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और ऐसा आर्किटेक्चर जब हम बनाते हैं, ऐसी टेक्निक बनाते हैं, तो ये क्या होता है कि वस्कुलर सेल मतलब हमारे वेसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका ग्रोथ बढ़ाता है। दूसरा की हीलिंग प्रॉपर्टी जो है, वुंड हीलिंग, उसे भी प्रमोट करता है। प्लस वो रीजनरेटिव मेडिसिन में यूज हो सकता है। रीजनरेटिव मेडिसिन मतलब स्टेम सेल थेरापी, तो उसमें उसका यूज किया जा सकता है। और ऐसी स्टेम सेल थेरापी की मदद से कभी भी कोई भी बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, स्किन, टेंडन यानी कि मसल्स और नर्व में अगर कुछ डैमेज हुआ है तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे बायोप्रिंटर का यूज किया था ये डॉक्टर ने, स्टेम सेल स्कैफोल्डिंग किया प्लस बायोप्रिंटर का यूज किया, जिसकी मदद से उन्होंने ये जो पेशेंट था, वो पेशेंट के हार्ट के जो ब्लड वेसल्स थे उसमें जो वाल्व्स आते हैं उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी हुई थी जिसे रिपेयर किया। और प्लस हार्ट की जो 2 पंपिंग चैम्बर्स है, वो पंपिंग चैम्बर्स में जो होल्स हो गए थे उसे भी भर दिया है, मेंड कर दिया है। तो ये अच्छा एक ऑपरेशन हुआ है जिसके अंदर ब्लड वेसल के वाल्व्स प्लस जो पंपिंग चैम्बर में जो होल हो गए थे उसे भी रिपेयर कर दिया गया है। यहाँ से याद रखना है कि ऐसा वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है स्टेम सेल की मदद से, जिसमें डॉक्टर ने प्लासेंटा के स्टेम सेल को यूज किया है। स्टेम सेल स्कैफोल्डिंग का मतलब ऐसा है कि स्टेम सेल से टिश्यू बिल्ड करने के लिए जो भी टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसे स्कैफोल्डिंग आर्किटेक्चर कहते हैं। और उसकी वजह से बोन, कार्टिलेज, ब्लड वेसल, स्किन, टेंडन यानी कि मसल और नर्व्स में अगर डैमेज होता है तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। क्या है ये आर्किटेक्चर स्टेम सेल स्कैफोल्डिंग, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेम सेल्स जो है उसे आइसोलेट किया जाता है। ये पेशेंट से स्टेम सेल को आइसोलेट किया गया है। ये उनकी स्किन से ले सकते हैं या तो फाइब्रोब्लास्ट से ले सकते हैं या उनके बोन मेरो से ले सकते हैं। हर एक जगह पे जहां जहां पे स्टेम सेल्स होते हैं वहां से ले सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये एम्ब्रियो का एक स्टेज है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। तो ये एम्ब्रियो का जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें फाइब्रोब्लास्ट स्टेज आता है और उसमें से भी ये स्टेम सेल निकाले जा सकते हैं और उन्हें एक कांच की डिश होती है, इन विट्रो जिसे कहेंगे, उसमें उनको ग्रो किया जाता है। ये स्टेम सेल्स जैसे जैसे ग्रो होते रहते हैं वैसे वैसे कुछ रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स मतलब कि कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं और ये मॉडिफिकेशंस की वजह से यहाँ पे जो स्टेम सेल्स डेवलप होंगे जिन्हें कहेंगे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, मतलब कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो है आईपीएससी यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। और ये आईपीएससी के अगर हम कल्चर कंडीशन चेंज कर दे, मतलब उनको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टिश्यू में हम डेवलप कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम ब्लड सेल्स में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम गट सेल्स में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कार्डियक मसल सेल्स मतलब हार्ट मसल के सेल्स में भी ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसे कहेंगे स्टेम सेल्स स्कैफोल्डिंग।
यहाँ पे ये जो ऑपरेशन किया है, पर्टिकुलरली ये ऑपरेशन, उसमें क्या किया है, तो यहाँ पे एक बेबी पेशेंट है, मतलब कि एक चाइल्ड का हार्ट जो था उसके डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए ये स्टेम सेल स्कैफोल्डिंग टेक्निक का यूज ये डॉक्टर ने किया है। यहाँ पे ये जो डॉक्टर ने क्या किया है कि प्लासेंटा या तो बोन मेरो से ये स्टेम सेल को फिल्टर किया फर्स्ट, फिर यही स्टेम सेल्स जो है उन्हें ये जो डैमेज हार्ट टिश्यू है उसमें उन्होंने इंजेक्ट कर दिया था, और ओवर द टाइम ये स्टेम सेल्स जो है वो एक ये यहाँ पे देखिए ये जो मसल्स है, हाँ, ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज्ड है, जबकि ये हेल्दी मसल डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने स्टेम सेल्स जो है उनको पेशेंट के हार्ट में डायरेक्टली इंजेक्ट किया है, और जिसकी वजह से ये जो डैमेज ब्लड वेसल थी वो ग्रो हुई है। यहाँ पे इसे कहेंगे एलोजेनिक सेल्स, बिकॉज एलोजेनिक सेल्स का मतलब ऐसे होता है कि जो भी सेल्स आउटसाइड ग्रो किए जाते हैं, बॉडी के आउटसाइड अगर स्टेम सेल को ग्रो किया जाए तो उसे एलोजेनिक स्टेम सेल्स कहते हैं। और एलोजेनिक सेल्स का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि अगर किसी और डोनर से, किसी और के शरीर से, मतलब वो डोनर मैचिंग करेगा, उनके स्टेम सेल्स अगर मैच हो जाते हैं तो पेशेंट के अलावा किसी और डोनर के शरीर से अगर ये स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं तो उसे भी एलोजेनिक सेल्स कहते हैं। यहाँ पे एलोजेनिक सेल्स का मतलब है कि उन्हें वो डिश के अंदर डेवलप किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इन्हें एलोजेनिक सेल्स कहा है। और ऐसे मिलियंस सेल्स जो थे वो पेशेंट के हार्ट मसल में इंजेक्ट किए थे, और ये एलोजेनिक सेल्स जो है ये टिश्यू में ग्रो हो सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो भी हार्ट मसल डैमेज था उसे रीजनरेट किया है। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे याद रखना है कि स्टेम सेल स्कैफोल्डिंग का यूज करके एक चाइल्ड का ऑपरेशन किया गया है, और यहाँ पे उनके हार्ट में, ये चाइल्ड के हार्ट में ये एलोजेनिक स्टेम सेल्स को डायरेक्टली इंजेक्ट किया गया था, और जिसकी वजह से उनकी ब्लड वेसल्स जो है वो ग्रो हुई, डैमेज ब्लड वेसल्स भी ग्रो हुई, और साथ में हार्ट मसल जो था, जो डैमेज हुआ था, वो भी रीजनरेट हो पाया है। सिग्निफिकेंस क्या है ये ऑपरेशन का, तो ये एक ऑपरेशन था जिसकी वजह से अब हम आगे टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी चिल्ड्रन ऐसे हैं कि जो ये कॉन्जेनिटल कार्डियक डिसीज, कॉन्जेनिटल मतलब जन्म से ही अगर हार्ट डिसीज के साथ जन्मते हैं, तो ऐसे जो भी पेशेंट्स है, जो भी चिल्ड्रन है, उन्हें बहुत ज्यादा ऑपरेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, पहले ऐसे होता था कि ये इस तरह के जो भी चिल्ड्रन होते थे जो जन्म से ही कार्डियक डिसीज लेके जन्मते थे, उनको आर्टिफिशियल टिश्यू ऑपरेट की आर्टिफिशियल टिश्यू उनके हार्ट में इंसर्ट किया जाता था। जो भी डैमेज होता था, डैमेज टिश्यू उसे निकाल देते थे और वहां पे आर्टिफिशियल टिश्यू लगा देते थे ऑपरेशन करके, और इससे मतलब जस्ट वो टेम्पररी रिपेयर हो जाता था। बट फिर क्या होता था कि ये फेल भी हो सकता है, इसके साथ में हार्ट, जैसे बेबी बड़ा होगा वैसे ही हार्ट भी बड़ा होगा, बट ये जो आर्टिफिशियल टिश्यू है ये बेबी के हार्ट के साथ ग्रो नहीं होगा, तो इसकी वजह से मतलब होल होने के चांसेस होते हैं। तो इसी वजह से जब भी चिल्ड्रन ग्रो करते हैं तो जैसे ही हार्ट छोटे से बड़ा होगा तो वैसे ही ये जो ये है ये इतना ही रहेगा। सो दैट्स वाई ये ग्रो नहीं होता, इसीलिए बार बार ऑपरेशन करके यहाँ पे फिर जितना होल है उतना बड़ा टिश्यू लगाना पड़ता है, तो बार बार ऑपरेशन करने पड़ते थे। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। याद रखिएगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी अब हम डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से स्टेम सेल्स, जो भले हम छोटे जगह पे डैमेज था, वो स्टेम सेल खुद से ही ये डैमेज को भरेगा, और साथ में जैसे जैसे हार्ट बड़ा होगा वैसे वैसे ये स्टेम सेल्स डेवलप होते जाएंगे, ये मसल बिल्डअप होते जाएगा, और जो भी चाइल्ड है उसे दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से जो भी हार्ट डिफेक्ट लेके जन्म लेते हैं जो भी चिल्ड्रन, उनको बार बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा और एक टॉपिक है ओरन लैंड, नेक्स्ट टॉपिक है। तो ओरन लैंड का मीनिंग क्या है, तो ओरन एक ऐसी राजस्थान के अंदर आई हुई ये एक लैंड क्लासिफिकेशन है जहाँ पे ये जो भी सेक्रेड प्लेसेस, कम्युनिटी कंजर्व सेक्रेड स्पेसिस होते हैं, मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जिसको लोकल, वहाँ की जो कम्युनिटी है, मतलब कि लोग, वहाँ के लोकल लोग इसे कंजर्व करते हैं, उसे पूजते हैं, ये जगह को, उनके लिए ये जगह सेक्रेड है, वो इनकी वर्शिप करते हैं। तो ऐसी जो भी सेक्रेड स्पेसिस है इसे ओरांस कहते हैं राजस्थान में। और यहाँ पे ये ओरांस को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान के जैसलमेर के अराउंड 40 विलेजेस के लोगों ने ये 225 किलोमीटर जितना वॉक किया है,
और ये एक सिंबॉलिक वॉक थी और उनकी मांग थी इसमें कि ये जो कम्युनिटी कंजर्व सेक्रेट स्पेसीज है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अभी ये जो भी ओरांस है, ये ओरांस को वेस्टलैंड स्टेटस दिया गया है गवर्नमेंट के लैंड रिकॉर्ड्स में। और ये जो ओरांस है जिनको वेस्टलैंड करार दिया गया है, ये वेस्टलैंड्स एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। उसमें कुछ ऐसे बर्ड्स और कुछ ट्रीज पाए जाते हैं कि जो काफी वैल्यूएबल है और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इस तरह के बायोडाइवर्सिटी मिलने की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इनको गवर्नमेंट ने वेस्टलैंड डिक्लेयर किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो लैंड है वो वेस्टलैंड है, तो सोलर प्लांट्स और विंड मिल्स के लिए उन्हें अलॉट किया जा रहा है। तो वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में सोलर प्लांट्स और विंड मिल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। और विंड मिल्स और ये जो सोलर प्लांट्स है उनके बीच में ट्रांसमिशन लाइंस एस्टेब्लिश की गई है, जो भी पावर जनरेट होगा उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो ट्रांसमिशन वायर है वहां पे उनकी वजह से यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उनका लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ में जो भी लोकल पीपल है वहां के, उनका लाइवलीहुड लॉस भी हो रहा है। और ये लोगों ने ये 225 किलोमीटर वॉक करके यही डिमांड की है कि ये जो वेस्टलैंड है उनको रिकैटेगराइज किया जाना चाहिए, उन्हें ओरान लैंड डिक्लेयर किया जाना चाहिए और उनको कंजर्वेशन स्टेटस दिया जाना चाहिए, उनको भी कंजर्व किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसलमेर राजस्थान में आया हुआ है। ये जैसलमेर के 40 विलेजेस के कुछ रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने 225 किलोमीटर लंबी वॉक की, कि जो उनके कम्युनिटी कंजर्व्ड सेक्रेट स्पेसीज है जिन्हें हम ओरांस कहते हैं, ओरांस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओरांस को अभी वेस्टलैंड डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वजह से वहां पे सोलर प्लांट और विंड मिल्स सेटअप की जा रही है और जिसकी वजह से वहां पे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इसके साथ में लाइवलीहुड लॉस भी हो रहा है। तो उनकी डिमांड थी कि ये वेस्टलैंड को ओरान कंसिडर किया जाना चाहिए और कंजर्वेशन मिलना चाहिए। देख लेते हैं ओरांस के बारे में और थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये ओरांस में बायोडाइवर्सिटी काफी है, तो यहाँ पे ये बर्ड मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसका ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वो पहले काफी जगहों पे पाए जाते थे बट अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है वो उनकी पॉपुलेशन। और अभी बहुत कम एरिया में इंडिया के ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं और इवन दुनिया में भी ये भी काफी कम बचे हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ ट्रीज और फ्लावर्स मिलते हैं, जैसे कि रोहिड़ा, बोर्डी, कुंभत एंड देसी बबुल। ये काफी लार्ज नंबर्स में मिलते हैं, मतलब कि ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये ओपन स्ट्रेचेस है लैंड के, ये ग्रास लैंड्स है और यहाँ पे सनलाइट जो है वो दिन के काफी सारे घंटों तक मिलती है। प्लस यहाँ पे काफी ब्रिस्क विंड्स, मतलब कि फास्ट पवन चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे विंडमिल और सोलर फोटोवोल्टेइक डॉटिंग, मतलब कि सोलर प्लांट, पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और ये एक ग्रीन एनर्जी हब बन रहा है ये एरिया। यहाँ पे जो ओरांस है उनके नाम है मोकला, सालखा, केमडे। तो ये सब जो है इन्हें भी वेस्टलैंड करार दिया गया है, वेस्टलैंड कहा जाता है। और वेस्टलैंड होने की वजह से यहाँ पे ये सारे एक्टिविटी हो रही है और उसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्लस ये सारे फ्लावर्स और ये सारे जो ट्रीज है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे याद रखना है कि ओरांस जो है ये कम्युनिटी कंजर्व्ड सेक्रेट स्पेस है, जहाँ पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये उसका लास्ट नेचुरल हैबिटेट है, इंडिया में काफी कम जगह पे मिलते हैं। इसके साथ साथ में वहाँ पे रोहिड़ा, बोर्डी, कुंभत एंड देसी बबुल जैसे ट्रीज और फ्लावर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे विंडमिल और सोलर प्लांट्स लगा के इसे ग्रीन एनर्जी हब बनाया जा रहा है ये वेस्टलैंड को। और ये कुछ नाम याद रखिएगा ओरांस के, मोकला, सालखा एंड केमड़े, मतलब कि ये जगहों के नाम है जो कि ओरांस में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अभी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये बर्ड। और यहाँ पे देखिए कि ये ग्रासलैंड है, छोटी छोटी ग्रासेस यहाँ पे हुई है। तो ऐसा एरिया है जिसका साइंटिफिक नेम है अर्डोइटिस नाइग्रिसेप्स। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज में है, तो ये नाम भी पूछ सकते हैं, अर्डोइटिस नाइग्रिसेप्स। और ये जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और ये इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, मतलब कि इंडिया में ये काफी कम हो गए हैं। इसके साथ में ये जो भी ओरांस जो है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसे फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज कहते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज का मतलब ऐसा है कि जो भी प्लेस है वो प्लेस का जो नेचुरल एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, वो एकदम अच्छी हेल्दी हालत में है कि नहीं,
ये दिखाने वाले कुछ स्पीशीज है जिसे फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर जो भी ग्रासलैंड्स के अंदर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कि अभी ये जो ग्रासलैंड्स है ये इकोसिस्टम काफी थ्राइविंग इकोसिस्टम है, अच्छी इकोसिस्टम है। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉपुलेशंस महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी है, बट मेनली ये राजस्थान और गुजरात में इसकी फिर भी पॉपुलेशन कंसिडरेबल है। इसका IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड साइट्स, उसमें उसका स्टेटस उसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। CMS कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, उसके भी अपेंडिक्स 1 से रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का 1972 में उसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। मतलब ये तीनों के अंदर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है और IUCN रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यहाँ से याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का साइंटिफिक नाम है आर्डोइटिस नाइग्रिसेप्स, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ये एक ग्रासलैंड के लिए फ्लैगशिप स्पीशीज है। इसकी पॉपुलेशन ज्यादातर इंडिया में राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा छोटी छोटी पॉपुलेशन मतलब कम संख्या में वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ डॉक्टर इन इंग्लैंड हैज डन वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेम सेल ऑपरेशन। Consider the following statements about it. First statement, the doctor used stem cells from placenta and modified them using stem cell scaffolding technique. Second statement is, the engineered pluripotent stem cells help to repair damaged liver tissue. Which of the above statements is or are incorrect? Option A, only 1. Option B, only 2. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 or 2. Pause the video and guess the answer. ओके यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि डॉक्टर ने स्टेम सेल्स का यूज, प्लासेंटा के स्टेम सेल का यूज किया था और उन्हें स्टेम सेल्स स्कैफोल्डिंग टेक्निक से मॉडिफाई किया था और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बनाए थे। और ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है जो इंजीनियर किए गए थे, मॉडिफाइड किए गए थे, उससे हार्ट टिश्यू जो था वो रिपेयर हुआ था, ना कि लिवर टिश्यू। यहाँ पे हमें ऑपरेशन के बारे में पूछा है क्वेश्चंस, दैट्स वाई यहाँ पे लिवर की जगह पे हार्ट आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।